सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं सेशन की। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मज़ेदार सेशन होने वाला है क्लोज टेस्ट लेवल 2। कल हमने लेवल 1 की क्लास की थी। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और कल की क्लास से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। बस आज लेवल बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का जो मेथड है वो वही रहेगा, ठीक है। जो वोकेबलरी है थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगी और पैसेज की लेंथ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, एट द सेम टाइम कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सारी चीज़ें आसान होती हैं, पढ़ी हुई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वोकैब अच्छी है तो नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए जी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, तीनों लेवल पे डील करेंगे, जैसे क्लोज टेस्ट को तीनों लेवल पे कर रहे हैं। क्लियर है जी। मॉर्निंग में ये क्लास चल रही है 9 AM, ये शेड्यूल है, देख लीजिएगा। और ये वीडियो आई होप सब बच्चों ने देख ली होगी, इस पर नज़र डाल ली होगी। मैं बार बार इसकी रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। क्लोज टेस्ट फर्स्ट लेवल 2, रेडी हैं सभी? एक बार यस सर लिख देंगे भाई। मैं तो यूट्यूब भी डिलीट कर दिया था, फ़ोन में अभी डाउनलोड किया है। ओहो हो, रेडी? चलिए जी, रेडी, चलो वेरी गुड। तो सबसे पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने, एक काम करेंगे, पहले स्किम करेंगे, बेसिक रीड लेंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं हूँ आपके साथ, चीज़ें समझेंगे, अंत तक बने रहिए, क्लैरिटी आएगी। चलिए जी, एक बार स्किम करेंगे, ऊपर ऊपर से नज़र डालेंगे जल्दी। डन लिख देंगे। जो बच्चा पढ़ ले डन लिख देंगे। रेडी, डन, चलो जी। एक बार मैं भी आपके साथ साथ ऊपर ऊपर से नज़र डाल लूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। देखो स्किम करते कैसे, मैं साथ साथ आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है और रिसर्च की बात हो रही है, पब्लिक एक्सेस की बात हो रही है, यस और नो। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, ठीक है। इसे प्रपोज किया गया था 5th ड्राफ्ट में, ये जो ड्राफ्ट का नाम बताया, ओके। और जर्नल्स जो है वो फीस कुछ चार्ज करते हैं, ओके। और किसकी बात हो रही है? रेवेन्यू मॉडल है एक तरीके का ये। जर्नल्स क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं पेपर्स को स्कॉलर्स के द्वारा, ये सुन नो। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, वो भी ये सब्सक्राइब करते हैं जर्नल्स को। मैं भी अच्छे से समझाऊंगा, एक बार ऊपर ऊपर से मोटी मोटी नज़र डाल रहे हैं, ठीक है। जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइब्रेरियंस जो हैं यूनाइट हो गए हैं, नेगोशिएट करने लगे हैं। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया इन ग्रुप्स को। और अब सिंगल फीस देनी पड़ेगी, अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से। और एक्सपेंसिव जनरल जर्नल जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और क्या है जी, बट जो पब्लिशर्स हैं, जो कमर्शियल पब्लिशर्स हैं, उनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है वो बना रहेगा। ये स्ट्रैंगल होल्ड क्या होता है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी आपको समझ में आया स्किमिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्किमिंग, एक बेसिक आइडिया लेना, जिस लेना। अब आराम आराम से सॉल्व करेंगे। आइए पहले आप बनाइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिर पूरा पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी डिटेल में समझाता हूँ। चलिए जी, यहाँ ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, तो वन बाय वन करके मैं सिखाता हूँ। रिलैक्स होके सीखिए आप। सबसे पहले तो आप इस टर्म को समझिए, विजावी। यहाँ पे जो टर्म आया हुआ है, क्योंकि उसने बोला है वाइल जनरली अनडिजायरेबल, सेंट्रलाइजेशन जो है वो ये साबित हुई इन रिलेशन टू पब्लिक एक्सेस टू रिसर्च थ्रू इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अच्छा, क्या सभी बच्चों ने एक बात नोट की? जैसे लेवल बढ़ा तो जो पैसेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, यस और नो, ठीक है।
कहने का मतलब है आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, आपको अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट या अच्छे लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजंबल भी सॉल्व करने हैं, तो रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होनी चाहिए, रीडिंग में आप डाइवर्सिफाई भी कर पाएं। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग टॉपिक्स को आप लोग पढ़ पाएं। जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको बैकग्राउंड नॉलेज होगी। अब एग्जांपल के लिए कोई बच्चा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में जानता है, तो कहने का मतलब वो टॉपिक से फेमिलियर है। जितना वो टॉपिक से फेमिलियर है, उसकी रीडिंग स्किल्स एवरेज भी होगी ना, तब भी उसे चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी और थोड़ी बहुत वोकैब भी अच्छी होगी। तो और बजाय उसके जिसने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में, तो वो तो डब्बा गोल है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको तो डिफिकल्टी लगेगा। तो सारा गेम फेमिलियरिटी का है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपनी रीडिंग को, उतना डाइवर्सिफाई करो। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। और सिर्फ डाइवर्सिफाई करने के बाद काम नहीं खत्म हो जाता, फिर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अलग लेवल की चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आपके ये विजा वी को। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं सिखा रहा हूँ, सीख लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो स्ट्राइक करेंगे आपको। विजा वी, विजा वी प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, या फिर विद रिगार्ड टू समथिंग, या कंपेयर्ड विद। इन रिलेशन टू समथिंग या विद रिगार्ड। जैसे उसकी सैलरी जो है हाई है, अगर कंपेयर करें उसके एक्सपीरियंस से, तो विजा वी का मतलब इन रिलेशन टू इज एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस नहीं है उसके हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा है। कंपनी की जो ग्रोथ है इस साल, वो प्रॉमिसिंग लग रही है अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से। तो क्या समझ में आ गया? कहीं ना कहीं कंपैरिजन का सेंस देता है ये, कंपेयर्ड विद, विजावी। इज दैट क्लियर? बोलेंगे यस सर। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। उसने बोला कि जनरली अनडिजायरेबल लग रहा है, क्या? सेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पावर जो है किसी एक सिंगल अथॉरिटी के पास आ गई है। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर जो है बट गई है। यस और नो? तो सेंट्रलाइजेशन को अनडिजायरेबल माना जाता है कि अच्छी चीज नहीं है। बट इस वाले केस में कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो है, उससे ये हमें प्रतीत हो रहा है कि वो ऐसा होगा। कैसा होगा अभी हमें नहीं पता, कि अच्छा होगा, बुरा होगा, नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए। समझो, चीजें समझो, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, समझते हुए चलना है। तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो ऐसा साबित होगा अगर किसके रिगार्ड में देखे, किसके रिलेशन में देखें? पब्लिक एक्सेस टू रिसर्च के रिलेशन में देखें। कहने का मतलब रिसर्च, बेसिकली रिसर्च पेपर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, और आपको उसी फील्ड के और स्कॉलर्स ने जो रिसर्च कर चुके हैं उनके पेपर्स पढ़ने हैं, या साइंटिस्ट उसी पर्टिकुलर फील्ड में और अच्छी रिसर्च कर चुके हैं उनके पेपर्स पढ़ने हैं, तो उसको रिसर्च पेपर्स बोला जा रहा है। और पब्लिक एक्सेस मतलब आप उसको एक्सेस कर पाओ अगर आप स्कॉलर हो तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो पब्लिक एक्सेस के रिलेशन में ऐसा साबित होगा। कैसा साबित होगा? आगे बोला है अगर ये आ जाता है तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आ जाता है। अगर आपने पूरा पढ़ा हो, मैं पूरा पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि एक आइडिया लगे। अगर आपने पूरा पढ़ा हो तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि पहले अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग फीस पे करते थे रिसर्च पेपर्स को एक्सेस करने के लिए, बट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के आ जाने से सबको अलग अलग फीस पे नहीं करनी है। एक ही गवर्नमेंट जो है वो फी पे करेगी और सब उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये देखो यहाँ पे बोला भी हुआ है कि सिंगल फी में आप एक्सेस कर पाएंगे उनको। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव चीज हुई ना, नेगेटिव तो नहीं हुई ना, पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से? लाइबिलिटी का मतलब तो बर्डन होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। बून और बेन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बून होता है बेनिफिट और बेन होती है कोई डिसएडवांटेज। तो बून पॉजिटिव वर्ड है, बेनिफिट बोल सकते हैं, हाँ यहाँ आ सकता है। ए आर्टिकल है, नाउन भी आ सकता है। डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट को बोलते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जब कंपनी को फायदा होता है, शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, तो प्रॉफिट सबके बीच में बंटता है, फिर उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये मार्केट का वर्ड है, यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकता फाइनेंशियल मार्केट का। प्रीमियम किसी चीज पे आप एक्स्ट्रा कुछ पे कर रहे हैं या अमाउंट ऑफ समथिंग होता है, तो प्रीमियम की भी यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो बून साबित होगा अगर रिसर्च को आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं। बोलो हाँ। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगला देखते हैं। पास्ट, बिल्कुल भी डरना नहीं है।
नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। चलो जी, देखो जी, ये ONOS वही वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया कंट्री के 5th ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत इन रिस्पॉन्स टू डैश फीस। किसके चलते ये लागू किया गया या फिर प्रपोज किया गया, प्रस्ताव रखा गया? क्योंकि ऐसी फीस थी किसकी? रिसर्च जर्नल्स की। जर्नल्स क्या होता है? जर्नल्स बेसिकली पब्लिकेशंस होते हैं जो कि एकेडमिक पेपर्स को या प्रोफेशनल आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, ऐसे ही जर्नल्स होते हैं। न्यूज़पेपर में आपको डेली न्यूज़ वगैरह मिल जाती है, एडिटोरियल वगैरह मिल जाते हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या हुआ। जर्नल्स भी एक, जैसे मैगजीन भी एक पब्लिकेशन होता है, ठीक है? तो जर्नल भी एक पब्लिकेशन है जिसके अंदर आपको रिसर्च पेपर्स देखने को मिलते हैं। पब्लिकेशन हाउस कह लीजिए आप, ठीक है? तो जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो ऐसी फीस चार्ज किया करते थे, इसलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाया गया। कैसी फीस चार्ज की? ज़्यादा करते होंगे चार्ज, तभी तो लाया गया ना। वन नेशन एक ही फीस होगी, अलग अलग कोई फीस नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा, अब आप बेसिक वोकेबलरी जानते हैं, ये जो इतने बेसिक वर्ड हैं तो आसानी से बता देंगे। देखो, नॉमिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ना के बराबर। तो कम फीस तो चार्ज करते नहीं होंगे। फ्रूगल भी गलत है। फ्रूगल का मतलब होता है जो सेविंग करे, जो इकोनॉमिकल हो, पैसा देख के सोच समझ के खर्च करे। तो ये फीस के लिए ये भी यूज नहीं होता है। कॉपियस का मतलब भी ज़्यादा होता है, एग्जॉर्बिडेंट का मतलब भी ज़्यादा होता है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा आएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपको वोकैब आपने रटी है कि उससे समझा है। इसलिए मैं बोलता हूँ वोकैबलरी को भी समझना होता है, रटना नहीं होता। कॉपियस का मतलब ज़्यादा, बट ये जनरल वर्ड है। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया, कॉपियस अमाउंट ऑफ वाइन कंज्यूम कर लिया, ठीक है? ये जनरल वर्ड है। बट एग्जॉर्बिडेंट जो है वो हाई प्राइस के लिए ही यूज होता है। एग्जॉर्बिडेंट फीस, एग्जॉर्बिडेंट रेंट, एग्जॉर्बिडेंट बिल है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड आएगा और कोई नहीं आएगा। एग्जॉर्बिडेंट बोलो। हाँ, समझ में आया सभी बच्चों को? बड़े प्यारे बच्चे हैं। अगला देखेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है? इजी? आओ जी, आगे क्या बोल रहा है फिर? इसको प्रपोज किया गया था किस रिस्पॉन्स में? क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते थे रिसर्च जर्नल्स, और वो अभी भी करते हैं। देखो क्या बोला है, वो अभी भी करते हैं। किन के लिए? स्कॉलर्स के लिए। स्कॉलर्स कौन है? जो रिसर्च कर रहे हैं और अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़ना चाहते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? जर्नल्स में मिलेंगे। जर्नल्स पब्लिकेशन हाउस है। तो स्कॉलर्स के लिए वो अभी भी फीस चार्ज करते हैं, और उन लोगों के लिए एट लार्ज, एट लार्ज मतलब जनरल, इन एज अ होल। एट लार्ज का मतलब इन जनरल भी कोई रिसर्च पेपर को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए भी फीस बहुत ज़्यादा है, अगर वो एक्सेस करना चाहता है पेपर्स को जो जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। ये एक रेवेन्यू मॉडल है भाई, एक तरीके का। जर्नल्स मतलब पब्लिकेशन। पब्लिकेशन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं पेपर्स जो कि सबमिट किए होंगे स्कॉलर्स ने। जैसे मैंने कोई रिसर्च करी, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, अब मुझे उस चीज़ से पैसे कमाने हैं, तो मैं अपना रिसर्च पेपर जर्नल्स को जाके दे दूंगा, पब्लिकेशन हाउस को, कि लो भाई तुम इसको कर दो पब्लिश, बाकी सारे लोग भी एक्सेस कर पाएं। तो जो पब्लिकेशन हाउस होगा, जो जर्नल्स होगा, वो मुझे थोड़ा सा कुछ पैसा दे देगा जो मैंने रिसर्च की। अब उनके जर्नल में वो पब्लिश हो गया रिसर्च पेपर। अब जिसने उस रिसर्च पेपर को एक्सेस करना है तो जर्नल पब्लिकेशन वाले उन सबसे पैसा चार्ज करेंगे। तो ये रेवेन्यू मॉडल है। समझ में आया? तो ये रेवेन्यू जो मॉडल है, इसमें जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं पेपर्स जो कि सबमिट किए हैं दूसरे स्कॉलर्स ने, और चार्ज करते हैं उन सब से जो रीड करना चाहते हैं उन्हें कुछ फीस देके। यस और नो? फिर आगे बोला रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी सब्सक्राइब करते हैं। देखो, इंडिविजुअल लोग तो पे करते ही हैं उन रिसर्च पेपर्स के लिए, बट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी तो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस भी तो है ना, जहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। प्राइवेट और पब्लिक बोलते हैं गवर्नमेंट को वैसे, ठीक है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी सब्सक्राइब करती हैं इन जर्नल्स को, पैसे देते हैं, ताकि जो स्कॉलर्स हैं वो ये कर सकें पेपर्स को थ्रू देयर लाइब्रेरीज, क्या कर सकें? उसका फायदा उठा सकें। कॉमन सी बात है। एंटेल का मतलब होता है कोई चीज इन्वॉल्व करनी है, रिक्वायर समथिंग। यहाँ रिक्वायरमेंट की कोई बात नहीं। अवेल का मतलब फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, ये आ सकता है बिल्कुल। डिटेल का मतलब एक्सप्लेन करना थॉरली, ये गलत हो गया। कर्टेल का मतलब टू रिड्यूस समथिंग, तो यहाँ रिड्यूस कुछ नहीं करना है।
तो इसलिए ये भी गलत हो गया फ़ायदा उठाना। देखो आप ये मत सोचना सिर्फ क्लोज टेस्ट की ये वाली साइड इंपॉर्टेंट है, माना कि ये वाली साइड इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने से नंबर मिलेंगे, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक वो भी नहीं आएगा, इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है ताकि कल को ऐसा क्लोज टेस्ट आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए तो ऐसी नॉलेज आपको हो, ठीक है। इसलिए धाड़ धाड़ नहीं बचानी है, आराम आराम से चलना है। बताएंगे अगला। बताओ भाई क्या आएगा। चलो जी, अब कह रहा है कि इंडिविजुअल्स भी फीस पे किया करते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी फीस पे किया करते थे, तो हुआ क्या, ये जो फीस है वो क्लाइंब ओवर हो गई, मतलब बढ़ गई ओवर टाइम, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो लाइब्रेरियंस ने क्या किया, बैंड अप किया। बैंड अप मतलब वो यूनाइट हो गए, ठीक है, इन डैश, इस चीज में यूनाइट हो गए। किस चीज में यूनाइट हो गए अभी समझते हैं, पहले पूरा पढ़ लो। टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर एट नेगोशिएशन, क्योंकि ये जर्नल्स पब्लिकेशन वाले थे, बहुत पैसा चार्ज किया करते थे, और जो लाइब्रेरियंस हैं उनको तो चाहिए ही होते थे क्योंकि स्कॉलर्स वहां आके पढ़ते थे, तो इन्होंने अपना बना लिया ग्रुप कि अब हम क्या करेंगे, इनसे बार्गेनिंग करेंगे क्योंकि इनकी फीस जो है बढ़ती जा रही है। तो वो बैंड अप मतलब यूनाइट हो गए। किस चीज में यूनाइट हो गए, ग्रुप्स में यूनाइट हो गए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ग्रुप से रिलेटेड हो, और सारे जो वर्ड हैं वो ग्रुप से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। गिल्ड्स का मतलब भी ग्रुप्स होता है, कंसोर्टिया का मतलब भी ग्रुप होता है। वैसे कुछ लोग इसे कंसोशिया भी बोलते हैं, जैसे ऑफन और ऑफ्टन आपने सुना है, वो ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। कंसोल्टियम इसका सिंगुलर होता है, जैसे मेमोरेंडम मेमोरेंडा, समझ गए ना। क्राइटेरियन क्राइटेरिया, ऐसे कंसोर्टियम कंसोर्टिया या कंसोशिया, ये दोनों ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। बट ये वाला जो ग्रुप होता है ये स्किल्ड वर्कर्स का ग्रुप होता है। वर्कर्स समझते हैं, वर्कर्स यूनियन होती है जैसे, बट स्किल्ड वर्कर्स का ग्रुप होता है। यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये तो गलत हो गया। फेडरल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं। फेडरल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूएस में फेड वर्ड बहुत यूज होता है, फेडरल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप तो बनेगा नहीं। सॉलिटेरीज का सॉलिटेरी से बना है। सॉलिटेरी का मतलब जो अकेला रहना प्रेफर करता है। अरे भाई ग्रुप बनाया, यूनाइट हुए हैं तो ग्रुप में ही होंगे ना, अकेले कैसे आएंगे, तो अकेले वाला भी कोई सेंस नहीं है, तो ये भी गलत। बचा क्या यहाँ पे, कंसोशिया या कंसोर्टिया, इसका मतलब होता है ग्रुप बनाना किसी कॉमन पर्पज के लिए, बहुत सारे लोगों का ग्रुप किसी कॉमन पर्पज के लिए। तो हम कह सकते हैं लाइब्रेरियंस यूनाइट हुए किसके अंदर, कंसोर्टिया के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी डिफिकल्ट आपको वोकैबुलरी दिखाई दे रही है तो वहां पे आप स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबरदस्ती वहां आंसर नहीं लगाएंगे। यहां तो हम सीख रहे हैं इसलिए चीजें समझ रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, स्किप करना है और आगे चलना है, ठीक है। चलिए अगला देखें, ये वाला क्लियर है सभी बच्चों को। आ जाओ जी, लास्ट वाला है, ये तो आपके लिए आसान है। अब ये तो नहीं कह सकते यहां वोकैबुलरी मुश्किल है, देखो कितना आसान है। यहां बहाना नहीं चल सकता। चलो जी आ जाओ जी, देखते हैं। फिर आगे बोल रहा है ONOS विच द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा हो गई थी, इंडिविजुअल से भी लिया करते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी लिया करते थे, फिर लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट को लगा यार रिसर्च के मामले में तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं, ऐसे अगर फीस बहुत चार्ज करते रहिए जर्नल्स वाले, हमारा देश वैसे ही प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, तो यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो ONOS वही ऊपर बात बोल रही थी, ड्राफ्ट किया उन्होंने, मतलब प्लान किया, विच द यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया उसे। और उसने क्या किया, ONOS ने रिप्लेस कर दिया इन ग्रुप्स को। कौन से ग्रुप्स की बात हो रही है, इन कंसोर्टिया की ही बात हो रही है जो नेगोशिएशन के लिए बनाए गए थे। किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नेशनल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और फिर हुआ क्या, इन नेशनल गवर्नमेंट ने जर्नल्स को ओब्लाइज किया, मतलब जर्नल्स को कहा कि तुम प्रोवाइड करो सिंगल फी टू एक्सेस डेम। कहने का मतलब ये है कि हम उन्होंने इन जर्नल्स को कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे सिंगल फी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन,
इन सारे रिसर्च पेपर्स को या जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए। अपशॉट का मतलब होता है फाइनल आउटकम। फिर इस चीज का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जितने भी एक्सपेंसिव जर्नल्स होते थे ये अब अवेलेबल होंगे कहाँ पे? अंडर फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी, क्योंकि पहले हर किसी को अलग अलग लेना पड़ता था, इंस्टीट्यूट्स को भी अलग लेना पड़ता था। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वहां पे भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद डैश ONOS विल बी लिमिटेड टू पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, बट ये पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड होगा, प्राइवेट में नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। समझ में आया सबको? आगे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं क्या आएगा। क्योंकि ये पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स तक लिमिटेड होगा, प्राइवेट तक नहीं होगा, तो कहने का मतलब है अभी भी जर्नल्स वालों की मोनोपोली बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी वो चार्ज कर सकते हैं प्राइवेट वालों से तो एटलीस्ट। फिर आगे यही बोला है कि उसकी वजह से स्ट्रैंगल होल्ड रहेगा। स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब होता है डोमिनेंस। जैसे कभी लड़ाई में किसी का ऐसे गला पकड़ा है ऐसे, मतलब लड़कियां ऐसे किसी को पकड़ती नहीं पकड़ती, लड़के तो आपस में लपेट लेते हैं भाई, पता ही है, ऐसे ऐसे किसी दोस्त को पकड़ लिया, तो मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ के अंदर है। स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब डोमिनेंस, ऐसे बिल्कुल पूरा क्लियर, ठीक है, और उसको जकड़े जा रहे हैं पूरा। तो उससे क्या होगा? कमर्शियल पब्लिशर्स का स्ट्रैंगल होल्ड मतलब डोमिनेंस जो है वो बना रहेगा किसके ऊपर? स्कॉलरली पब्लिशिंग टू कंटिन्यू। अब आपने एक चीज नोट करी, ऊपर बोला कि अवेलेबल होगा अंडर फंडेड इंस्टीट्यूट्स में और नीचे बोला लिमिटेड होगा, तो क्या दो ऑपोजिट बातें हो रही हैं? बोलो हाँ, बोला बिल्कुल। दो ऑपोजिट बातें मतलब कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट के लिए कौन कौन सा वर्ड आता है? फर्दर मोर तो नहीं आता, क्योंकि फर्दर मोर का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा बात को ऐड करना, बट यहां तो दो ऑपोजिट बातें हैं। बट ये तीनों शब्द ऑपोजिट बातों के लिए आते हैं, आप लोग जानते हैं। अब यहां समझेंगे इनका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। पहला है डेस्पाइट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो अच्छे से। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब के बावजूद। हाउएवर एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब बट या ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। दो का मतलब होता है हालांकि या फिर ऑल्दो, ये कंजंक्शन होता है। एक बार सेंटेंस के थ्रू इंप्लीमेंटेशन देख लो। जैसे वो कामयाब हो गया बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, सिंपल सी बात है। वो थकी हुई थी फिर भी वो काम करती रही। अब हाउएवर एडवर्ब है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने पढ़ाया था ना आपको जब अभी ग्रामर की क्लासेस ली थी मैंने, जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करवाई थी कंप्लीट ग्रामर की, वहां मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी, जैसे मैंने कहा फॉर्चुनेटली वी ऑल रीच्ड सेफ, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही वो थकी हुई थी लेकिन शी केप्ट वर्किंग। या ये कंजंक्शन नहीं है, कुछ बच्चे कंजंक्शन सोच जाते हैं, एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। शी केप्ट वर्किंग। मूवी बड़ी थी, हाउएवर इट वाज एंटरटेनिंग, लेकिन वो एंटरटेनिंग थी, या ऑन दी अदर हैंड वो एंटरटेनिंग थी, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? उसके बाद दो होता है कंजंक्शन, और ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस के शुरू में ही यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या ज्यादातर क्या मतलब 99.9% ऑफ द टाइम, 100% ही मान लीजिए, क्योंकि मैंने तो बीच में कभी देखा नहीं है। हालांकि इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक, बारिश हो रही थी बट फिर भी चले गए। दो ही वॉज इंजर्ड ही फिनिश द रेस, चोट लगी हुई थी फिर भी उसने रेस को फिनिश कर दिया। तो ये सेंटेंस के शुरू में है और दो ऑपोजिट बातों को जोड़ रहा है। कहने का मतलब दो को तो मैं काटा मार दूं, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस दो सेंटेंसेस के बीच में चाहिए। ऊपर बोला है कि अवेलेबल होंगे और यहाँ बोला लिमिटेड, तो दो सेंटेंसेस के बीच में तो नहीं आ सकता, ऑपोजिट बातों के बीच में शुरू में आ सकता था। इस वाले सेंटेंस के अवेलेबल वाले से पहले होता है, यहाँ अपशॉट के पहले होता दा, तो 1% दो होता तो हम 1% सोचते भी। तो कहने का मतलब ये गलत। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, बट अगर आप ये डेस्पाइट लगा दोगे तो यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ तो वर्ब है। नहीं समझे मेरी बात? ये लॉजिकल तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हो, मैं इंग्लिश को देखने का नजरिया चेंज कर रहा हूं आपका, जो कि हमने रट ली है। नजरिया तब चेंज होगा जब धीरे धीरे चीजें समझोगे, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करोगे। तो डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, बट ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो कहने का मतलब डेस्पाइट भी गलत। तो क्या आएगा? हाउएवर। ऑपोजिट बात भी होगी, पूरे सेंटेंस को भी ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर देगा और कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को रिलेट भी कर रहा है। बोलो हाँ। मजा आया क्या? एक ही क्लोज टेस्ट में है। कैसी लग रही है क्लास? इसे कहते हैं रियल लर्निंग। आज तो मैंने बैकग्राउंड भी ऐसा कर दिया है, ये जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़, उनका ये जो बैकग्राउंड होता है
बोर्ड का है ना, ग्रीन बोर्ड होता था पहले, ब्लैक बोर्ड होते थे, फिर ग्रीन आने लगे, क्योंकि ग्रीन बड़ा सूदिंग सा होता है आंखों में, वो प्लेजेंट इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करता है? हाँ, तो हमारी टीचिंग कम है क्या वर्ल्ड क्लास टीचिंग से? है लेवल 2 ये है, तो लेवल 3 क्या होगा? अरे आसान है, देखो वर्ड्स इजी थे, वो बस वो पैराग्राफ डिफिकल्ट था, वर्ड्स आसान थे, वर्ड्स मुश्किल नहीं थे। मजा आ रहा है? आप, मैं कह रहा हूँ, मेरे को ना बस पता है किस टाइप के स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी है, जो जेन्युइनली लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो एग्जाम रेलिवेंट भी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एग्जाम रेलिवेंट ना हो, देखो सारे वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में कितनी बार आ रखे हैं, ये कितनी बार आपने देखे होंगे, कितनी बार आप वो कैब करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं, कितनी बार आपने देखे होंगे ये। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये कोई इररेलेवेंट चीज है, लेवल बढ़ जाने से नहीं, रेलेवेंट चीज ही पढ़ा रहा हूं, बस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आओ अगला क्लोज टेस्ट, एक बार स्किम करेंगे जल्दी से। एक बार स्किम करेंगे, चलो। डन लिख देंगे और डन। चलो जी, पहला क्वेश्चन। जो जैसा समझ में आता है ट्राई करो, ट्राई करने के कौन से नंबर कट रहे हैं? चलो, मैं भी एक बार स्किम कर दूं ऊपर ऊपर से, वैसे आपने कर ही लिया, लैंग्वेज की बात हो रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, अच्छी चीज़ है, और वो जिसे रिप्लेस कर दिया इंग्लिश ने, जिससे हमारे कल्चरल रूट से हम अलग हो गए हैं, है ना, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। आ जाओ। भारत एक जगह है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस ना कि सिर्फ को एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि थ्राइव भी करती है, मतलब फ्लॉरिश भी करती है। इट इज लिविंग एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है प्रतीक होना, रिप्रेजेंटेशन होना। तो ये जीता जागता सबूत है किस चीज का? प्रोफाउंड डैश का। किस चीज की प्रोफाउंड डैश का? मल्टीलिंगुअलिज्म का। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुत सारी जो भाषाएं बोली जाती है उसके, इसका जीता जागता ये सबूत है। चलो आओ, बेसिक वर्ड्स पता है मेरे को, साथ साथ मीनिंग बताते चलो। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, किसी चीज की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है तो नियरनेस मतलब वो निकटता है उसकी, पास है वो चीज। क्लैमिटी तो आपने सुना है डिजास्टर को बोलते हैं। कन्फॉर्मिटी जो होता है वो कन्फॉर्म से बना है, कन्फॉर्म का मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, अथॉरिटी को फॉलो करना। लास्ट वर्ड है सबलिमिटी। सबलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रैंड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओ इंस्पायरिंग। समझ गए? मतलब बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत बढ़िया चीज है एक तरीके से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो भारत एक लैंड है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस ना कि सिर्फ को एग्जिस्ट करती हैं बल्कि थ्राइव भी करती हैं, और ये जो जीता जागता सबूत है मल्टीलिंगुअलिज्म की डैश का, तो पॉजिटिव चाहिए होगा ना, तो यहाँ निकटता का तो कोई सेंस है नहीं, नेगेटिव वर्ड चाहिए नहीं, डिजास्टर। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना नहीं है, बचा क्या? सबलिमिटी। मल्टीलिंगुअलिज्म की सबलिटी मतलब कि ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी अच्छी चीज है, कितनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी को एग्जिस्ट भी कर रही हैं और थ्राइव भी कर रही है, और हमारा देश बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो बहुत शानदार चीज है ये, कह सकते हैं हम। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलो चलो, बहुत बढ़िया, आओ।
सबसे पहले तो आप एक वर्ड समझेंगे टेपिस्ट्री। आप मुझे बताइए टेपिस्ट्री का मतलब क्या होता है। मैंने आपको ये अभी बीच में आर्टिकल्स मैंने करवाए थे, उसके अंदर टेपिस्ट्री आया था, अच्छे से समझाया था, आप एक बार दोबारा सीख लीजिए। टेपिस्ट्री के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है एक हैवी डेकोरेटिव वोवन फैब्रिक विद इंट्रिकेट डिजाइंस ऑफन यूज्ड फॉर वॉल हैंगिंग, इस टाइप का। ठीक है, वो उस दिन मैं कालीन कालीन से समझा रहा था आपको। कालीन भैया, कालीन नहीं है, कालीन बेसिकली कारपेट को बोलते हैं। ये जो है वॉल पे हंग किया जाता है, पीस ऑफ आर्ट होता है टेपेस्ट्री। ठीक है, हैवी डेकोरेटिव वोवन फैब्रिक जिसमें इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं और ये वॉल हैंगिंग के लिए यूज होता है। दूसरा इसका मेटाफोरिकल मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग भी होता है, रिच या फिर इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत अलग अलग चीजें का जो मिक्सचर, एक तरीके से कह लीजिए विविधता। जैसे कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, इंडिया की कल्चरल टेपेस्ट्री की बात करें तो डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं, कितने सारे ट्रेडिशंस हैं और कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये एक तरीके की टेपेस्ट्री है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, पेचीदा कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं वापस आऊं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां बोला है कि जो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब लैंग्वेज में जो विविधता है, इससे बनता है, क्या बनता है, एक रिच और डैश टेपेस्ट्री बनती है जिसमें वेव टुगेदर मतलब बुन रही है, क्या बुन रही है, हमारी नेशन की आइडेंटिटी, एट द सेम टाइम नर्चर हो रही है कंट्री की यूनिटी। अब टेपेस्ट्री एक नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये ए आर्टिकल टेपेस्ट्री के लिए है और रिच इस टेपेस्ट्री को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही एडजेक्टिव चाहिए होगा कहीं ना कहीं जो टेपेस्ट्री को मॉडिफाई करे। कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि टेपेस्ट्री अपने आप में पेचीदा होती है, तो कॉम्प्लिकेटेड टेपेस्ट्री वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेलुसिड का मतलब होता है, पेलुसिड 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 है क्या, एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर एक मिनट रुको यार, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्लियर को बोलते हैं ये, आवाज भी बंद है इसकी। अरे बोल क्यों नहीं रही दीदी, अच्छा आवाज बंद है। पेल्यूसिड चलो पेल्यूसिड है, ठीक है भाई। पेल्यूसिड का मतलब होता है कोई चीज क्लियर, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्लियर लग रही है ना, मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग भी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा भी समझ लेगा इसको, तो अगर ऐसे समझाया जाए तो क्लियर हो कोई चीज, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। लेकिन टेपेस्ट्री तो कभी क्लियर होती नहीं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होती है, तो ये तो गलत हो गया। इंट्रिकेटेड कोई वर्ड ही नहीं है, यहां आपके साथ धोखा हो गया, इंट्रिकेट एडजेक्टिव होता है अपने आप में, उसमें ईडी फॉर्म थोड़ी लगता है, वर्ब में ईडी फॉर्म लगता है ना, एडजेक्टिव में कब से ईडी फॉर्म लगने लगा, यस और नो। तो इंट्रिकेटेड कोई वर्ड ही नहीं होता, तो आपके साथ हो गया धोखा, जो बच्चे बता रहे हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, जैसे किसी को एडवांस नॉलेज नहीं है, बस ऊपर ऊपर से या शुरू शुरू की चीजें जानता है, तो रूडिमेंट्री नॉलेज हम बोलते हैं ऐसा। तो रूडिमेंट्री टेपेस्ट्री भी कुछ नहीं होता, तो बचा क्या, कॉम्प्लिकेटेड और कोई है नहीं, क्योंकि क्लियर यहाँ आएगा नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, ये बेसिक होता है, बेसिक टेपेस्ट्री कोई वर्ड नहीं है, तो रिच और कॉम्प्लिकेटेड टेपेस्ट्री, यस और नो। मजा आ रहा है, आ जाओ जी अगला देखते हैं। बताओ भाई बताओ। आओ जी, आगे बोला जा रहा है कि ये जो कल्चरल स्ट्रेंथ है हमारी, ये वीक हो गई। इरोड का मतलब होता है वीक हो जाना। कब वीक हो गई, जब कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। ऑन February 2 1835 जो थॉमस बेबी बेबिंगटन है ना, जो थॉमस बेबिंगटन है मैक्वाले, उन्होंने प्रेजेंट किया एक मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बेसिकली एक रिटर्न रिपोर्ट कह लीजिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, जिसे अगर मैं इसको गलत बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, मकाउले मिनट बोलते हैं, किसके ऊपर, इंडियन एजुकेशन के ऊपर। इस मेमोरेंडम का ये नाम था एक्चुअल में, मकाउलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने प्रेजेंट किया इस मेमोरेंडम को, किसको प्रेजेंट किया, गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के उनको, और प्रायोरिटाइज कर दिया किसको, इंग्लिश को, किसके ऊपर, नेटिव टंग्स, मतलब अब ये तुम अलग अलग अपनी भाषाएं, ये हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयाली, तेलुगु, तमिल, ये भाषाएं आप नहीं बोलोगे, इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दोगे, ठीक है।
और इंटेंशन क्या थी इस मेमोरेंडम को लाने की, कि वो क्रिएट करना चाहते थे इंडियंस की एक ऐसी क्लास जो कि लॉयल हो ब्रिटिश इंटरेस्ट के तहत। मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो थोड़ा हमारे से कनेक्टेड फील करेंगे, अपने रूट से अलग हो जाएंगे, यस और नो। तो जिसकी वजह से आगे बोला भी हुआ है कि डैश कर दिया जनरेशन्स को उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक रूट से, क्योंकि अब इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर दिया तो उनको उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक रूट से ये कर दिया, कई जनरेशन्स को ये कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया, यही सेंस देना है। रिकनसाइल का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस को रिस्टोर करना, रिकनसाइल, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बैन करना, किसी को निकाल देना, तो बैन भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। एलियनेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर दिया, इंग्लिश को प्रायोरिटी दे दी, तो कई जनरेशन्स को उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक रूट से, इवन आज देखो हम भी आज इंग्लिश ही सीख रहे हैं ना, एक तरीके से आप भी इंग्लिश ही पढ़ रहे हो ना। यही चीज़ें अगर आपके मदर टंग में होती, जिस जगह पे आप रहते हो उस लैंग्वेज में होती, तो शायद आपको मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आ रही होती, क्योंकि ये सेकेंड लैंग्वेज है। तो हुआ किस टाइम पे था, ये अंग्रेजों के टाइम पे, और आने वाली कई पीढ़ियां भी, जनरेशन्स भी अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक रूट से अलग हो गई। एलियनेट का मतलब होता है आइसोलेट हो गई, तो डेफिनेटली हो सकता है। डाइवेस्ट गलत हो गया, डाइवेस्ट का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को बेच देना, सेल कर देना, या फिर किसी से पावर छीन लेना, डाइवेस्ट कर देना। किंग की पावर हमने छीन ली तो डाइवर्स्ट कर ली, ठीक है, डिप्राइव कर दिया उसके पोजीशन से हमने उसको। ठीक है दोस्तों, क्लियर है जी, पक्का? आ जाओ जी, अगला देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी उड़ाओ, साथ साथ बना ले। 80% जो भारत की पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई करती है खुद को नॉन इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। नॉन इंग्लिश 80% भारत की जनता ऐसी है जो नेटिव लैंग्वेज, मतलब जहां वो रहती है वहीं की वो लोकल भाषा बोलती है। बताओ जी क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे ये 80%, 20%, 50% कभी भी लिखा हो तो डिपेंड करता है उसके बाद नाउन कैसा है। हालांकि ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, बट ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। फिर डिपेंड करता है आगे क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन, तो यहाँ कलेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है, सिंगुलर की तरीके से यूज हुआ है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आगे वर्ब देख लो, सिंगुलर है। समझ में आया ना कि 80% भारत की जो पॉपुलेशन है, कलेक्टिवली बात हो रही है, 80% वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो फिर आगे सिंगुलर प्रोनाउन नहीं चाहिए होगा, तो प्लूरल वाले को तो काटा मार दो। वन वाला चाहिए नहीं, क्योंकि वन की बात नहीं हो रही है, ये सिंगुलर है, बचा क्या, इटसेल्फ बोलो, हाँ ठीक है। तो ऐसे लॉजिक लगाने हैं। तो 80% भारत की जो पॉपुलेशन है वो नॉन इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज स्पीकर है। मदर टंग जो है हमारे कोर ऑफ डीप लर्निंग में है, मतलब हम सीखते ही जनरली मदर टंग से ज्यादा हैं। अब देखो मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं हिंदी का यूज कर रहा हूं सिखाने के लिए, कंप्लीट इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाए। सभी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेजेस है ये सिर्फ टूल्स नहीं है कम्युनिकेशन का, ये हिस्ट्री का और ट्रेडिशन का और फोकलोर का, ये है क्या है, क्या है। जो लैंग्वेजेस है वो सिर्फ टूल्स नहीं है कम्युनिकेशन का, वो हमारे हिस्ट्री का, ट्रेडिशन का और फोकलोर का क्या है, खजाना है, भरमार है, यही बोल सकते हैं, है ना। जो लैंग्वेजेस है वो, उसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, फोकलोर है, जिसमें प्रिजर्व की है कलेक्टिव विजडम किसकी, कई जनरेशन्स की, और ऑफर करता है एक यूनिक वर्ल्ड व्यू। तो कॉन्ड्यूट का मतलब होता है चैनल। जैसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके घर इंटरनेट पहुंच रहा है, अगर आपने वाईफाई लगवाया तो वो कॉन्ड्यूट है, एक चैनल, एक मीडियम जिसके थ्रू कुछ ट्रांसमिट हो, कुछ फ्लो हो, कॉन्ड्यूट, ठीक है। तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते वो जो लैंग्वेजेस है वो चैनल है, नहीं, वो भरमार है, वो रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब वो एक खजाना है जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, ट्रेडिशन भी है, फोकलोर भी, इतनी सारी चीजें हैं। किसी चीज में इतनी सारी चीजें, तो भरमार वाला वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना कि चैनल वाला, तो रिपोजिटरी आ सकता है। कंपाइलर का मतलब तो वो हो गया ऐसा इंसान जो चीजें कंपाइल करता हो, जो अरेंज करता हो। तो लैंग्वेजेस को कंपाइलर्स नहीं बोल सकते। ऑब्लिटरेटर आया है ऑब्लिटरेट से, एनाइलेट सुना है आपने वोकैब, उसी का सिनोनिम ऑब्लिटरेट होता है, निश्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना। तो ऑब्लिटरेटर जो डिस्ट्रॉय कर दे, तो लैंग्वेजेस डिस्ट्रॉयर थोड़ी है, तो ये भी गलत, तो रिपोजिटरी आ जाएगा। और आगे पढ़ें तो आगे बोल रहा है कि ऐसे बच्चे ब्रिम विद का मतलब फिल्ड विद समथिंग, ऐसे बच्चे जिनमें क्रिएटिविटी है और इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा फ्लोरिश करते हैं जब उनकी एजुकेशन की शुरुआत हो उनकी नेटिव लैंग्वेज में, ना कि सेकेंड लैंग्वेज में। बोलो हाँ, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट, हाउ वाज इट?
इंटरेस्टिंग। इटसेल्फ क्यों आया? क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहा है, पॉपुलेशन एक एंटाइटी का सेंस दे रहा है यहां पे। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे हर तरीके का जेंडर है, समझना मेरी बात, मेल भी है फीमेल भी है, और भी तो बहुत सारे जेंडर्स हैं। ट्रांसजेंडर भी एक तो टर्म होती है कि नहीं होती है। दूसरी बात, पॉपुलेशन को कलेक्टिव आइडेंटिटी एंटाइटी की तरह यूज किया हुआ है, तो इसलिए वहां हिमसेल्फ नहीं आएगा, इटसेल्फ आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें, आ जाओ जी, अगला देखें। करने हैं और अभी है हिम्मत? एक और करवा दूं? वैसे तो मैं 2 और लेके आया था, बट एक और करवा देता हूं। चलो इसको एक बार साइड रखते हैं, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है। इसको फिर किसी बार करवा दूंगा, एक बार देख लेता हूं कौन से में मजा आएगा ज्यादा। इसमें मजा आएगा, ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इसमें आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस वाले को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। चलो लेवल कैसा है? होमवर्क के लिए भी दूंगा, डोंट वरी। कंटेंट बढ़िया है। डन लिख देंगे सभी बस। डन, चलो आओ पहला। Some of the most momentous developments in Indian dash took place in the 1830s. एपिफनी, 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 एपिफनी होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। एपिग्राफी, एपिपैथी और एपिटैफी ये सही था, एपिपैथी, एपिटैफी डी आएगा। लुट गए भैया, लुट गए हम तो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ने लुटा दिया हमको। आओ पहले तो इसी को ही सीखते हैं, आओ रुक जाओ। एपिग्राफी एक टर्म होता है जिसका मतलब, पहली बात तो ये नाउन है, जिसका मतलब स्टडी करना और इंटरप्रेट करना। किसको? एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं मेटल के ऊपर या स्टोन के ऊपर ऐसे कार्व आउट करके कुछ लिखा हो। जैसे मैंने वो बताया ना, आप कहीं घूमने जाते हो, ताजमहल कहीं जा रहे हो, लाल किला जा रहे हो, तो वहाँ पेड़ों पे ऐसे खुरेद के ऐसे दिल बनाए होते हैं, कल्लू लव्स चंपा, इस टाइप का है ना। या फिर नीचे उसके ऊपर, रोड के ऊपर ईट ईट होती है ना, लाल रंग की, संतरी रंग की, उससे ऐसे खुरेद देते हैं, वो इंस्क्राइब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन, ये पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शंस है। तो इसको स्टडी करना और इसको इंटरप्रेट करना, इसकी स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत और कोई वर्ड है सीखना हो तो? नहीं है। अब आते हैं वापस, बाकी वर्ड्स भी सीख लें, बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। जो मोस्ट मोमेंटम डेवलपमेंट्स हैं इंडियन डैश में, वो कब हुई? 1830 में हुई। अच्छा, मुझे कैसे पता कि अब कौन सा वर्ड चाहिए? तो आगे हमने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तो यहाँ स्क्रिप्ट्स की बात हो रही है या इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो आइडिया लग गया। एपिफनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन ऑफ समथिंग। रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो या कुछ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, और एकदम से आपको कुछ थॉट आ जाए, कुछ स्ट्राइक नहीं कर जाता कभी कभी कुछ मूवी देखते देखते या क्लास देखते देखते, बुक पढ़ते पढ़ते जीवन की सच्चाई समझ में आ गई आपको, आपका ट्रू पर्पस समझ में आ गया जिंदगी का, तो एपिफनी, ठीक है, सडन रियलाइजेशन ऑफ समथिंग। तो यहां उसका कोई लेना देना नहीं है। एपिग्राफी आ सकता है, डेफिनेटली उसी की बात हो रही है, तो भैया आएगा। एक राज की बात बताऊं, एपिपैथी कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, और एपिटैफी भी नहीं है, एपिटाफ होता है। सुना है एपिटाफ? टूम स्टोन के ऊपर कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब किए गए हों,
किसी की कवर के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे गए होते हैं, है ना। जैसे ओशो का आपने नाम सुना है, तो उनकी टूम्बस्टोन पर लिखा गया था नेवर बोर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। तो टूम्बस्टोन पे कोई वर्ड्स को अगर इंस्क्राइब किया गया तो वो एपिटाफ होते हैं, एपिटाफी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कब्र की कोई बात नहीं हो रही है, इंडियन एपिटाफी कुछ नहीं होता। ये सुनो, क्लियर है? चलो जी अगला देखते हैं, बताओ भाई। चलो ये तो बहुत आसान है, और ये टाइम की बात कर रहा है। दिस वॉज व्हेन जेम्स, जो ये प्रिंसिप है, एक ऑफिसर थे मिंट के अंदर। मिंट क्या होता है? मिंट एक ऐसी जगह है जहां कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे ये। तो इस जेम्स भैया ने ये किया ब्राह्मरी और करोस्ती को। ये टू स्क्रिप्ट्स हैं जो कि यूज होती हैं अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में। तो इनको क्या किया, तो ये जो पहले के टाइम पे जो स्क्रिप्ट्स होती थी इनको डिकोड किया होगा। एनकोड का मतलब तो उल्टा हो गया ना, किसी चीज को और कंफ्यूज कर देना, किसी बेसिक या नॉर्मल चीज को सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट कर देना, एनकोड कर देना, है तो उल्टा हो गया। डिसाइफर हो सकता है, डिसाइफर का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, किसी सीक्रेट मैसेज को आसान शब्दों में समझना। मिस्टिफाई भी उल्टा हो गया, मिस्टिफाई का मतलब भी कंफ्यूज कर देना किसी चीज को। अनरेवलिंग का मतलब सही है, डिसाइफर की तरह ही होता है। अनरेवल करना मतलब रिवील कर देना, क्लियर हो जाना चीजें। बट ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच गलत है, क्योंकि यहां बोला हुआ है व्हेन जेम्स प्रिंसेप। समझना इस चीज को जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जेम्स ये सब्जेक्ट हो गया ना, हमें वर्ब चाहिए ना। ध्यान से देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कहां गया ये सब्जेक्ट हो गया ना। अब ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन है कि जेम्स भैया कौन है, एक ऑफिसर है इस जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म कैसे आ सकती है? जब आपके पास मेन वर्ब V2 है तो आप पार्टिसिपल का यूज क्यों कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये गलत हो गया। तो जेम्स ने डिसाइफर्ड कर लिया। चले, ओके जी, आओ ये भी आसान है, साथ साथ बनवा दूं, वैसे थोड़ा रिलेटिवली बाकियों से आसान ही है। आ जाओ। तो उन्होंने डिसाइफर किया ब्राह्मरी और करोस्ती को। ये टू स्क्रिप्ट्स हैं, करोस्ती बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं। ये यूज होती थी अर्लियस्ट इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में। और उन्होंने पाया, क्या पाया? मोस्ट ऑफ दीज मेंशन्ड अ किंग। इन स्क्रिप्ट्स में मेंशन है एक राजा का, जिसे बोला गया है पिया दासी, ठीक है। इसका मतलब क्या? प्लेजेंट टू बिहोल्ड, ओके। और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे थे जिन्होंने इसको रेफर किया किंग अशोका की तरह। अच्छा, इसी पिया दासी को किंग अशोका बोल रहे थे। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, ठीक है। इसकी वजह से क्या मिला? अ न्यू डैश मिला इन्वेस्टिगेशंस को इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो इस रिवोल्यूशन की वजह से जो पता लगा कि अशोका है, ये फ्यू इंस्क्रिप्शन में मेंशन था, तो इससे क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन को एक नया रास्ता मिला, इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन मिली। वेक्टर तो ज्यादा ही साइंटिफिक वर्ड हो गया, क्या मीनिंग होता है? कोई साइंस वाला बच्चा हो तो बताए। ट्रेजेक्टरी कॉमन तरीके से भी यूज होता है, इसका मतलब होता है पाथ, डायरेक्शन, रास्ता, कोर्स। कोर्स का मतलब भी रास्ता होता है, ये आ सकता है। चैनल का मतलब तो मीडियम हो गया, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ समथिंग जिसके थ्रू कुछ पास हो रहा हो। इन्वेस्टिगेशंस को नई डायरेक्शन मिली, ना कि चैनल मिला। चैनल का मतलब जिसके थ्रू कुछ होके जा रहा हो, किसी के थ्रू नहीं चाहिए जब हमारे पास अप्रोप्रिएट वर्ड हो। एवेन्यूज का मतलब भी न्यू डायरेक्शन कह लीजिए, न्यू कोड्स कह लीजिए, न्यू पाथ कह लीजिए, बट ये प्लूरल है, हमें सिंगुलर चाहिए। ए आर्टिकल है ना, तो आगे सिंगुलर चाहिए होगा, तो मतलब ये भी गलत। तो ट्रेजेक्टरी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आओ जी, बताओ जी। चलो जी, इस रिवोल्यूशन की वजह से एक नई डायरेक्शन मिली इन्वेस्टिगेशंस को, जिसमें हम अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ पाए। क्योंकि जो यूरोपियन और जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने यूज किया इंस्क्रिप्शंस को और टेक्स्ट को, ठीक है, जो कि कंपोज थे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में। क्या करने के लिए? रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। किसको? लीनिएजेस ऑफ मेजर डायनेस्टीज को, मतलब
जितने लोगों ने राज किया, पहले इसने फिर इसने फिर इसने, और कब कब किसने किया, कितने टाइम तक किया, तो उसका पूरा एक ट्री बनाया, समझे। इन सारी चीजों को यूज किया रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लीनेजेस ऑफ मेजर डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया है सब कॉन्टिनेंट को। फिर आगे बोल रहा है एज रिजल्ट हुआ क्या, जो ब्रॉड कॉन्टोर है, कॉन्टोर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक फ्रेमवर्क जो है वो ये हो गया बाय द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स तक हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक फ्रेमवर्क आ गया इन सारी चीजों को समझने के बाद। ये हमने इंस्क्रिप्शंस को समझा, डायनेस्टीज को समझा, लैंग्वेजेस को डिसाइफर करके कब किसने कब राज किया, तो हमें ये इतना कैसे पता लगा तब ये राजा था, उस टाइम पे ये वाला डायनेस्टी हुआ करती थी, इस टाइम पे ये, हमें कैसे पता लगा, इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता लगा, इनको डिकोड कर करके। तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पता कब आया, वो ये बोलना चाह रहा है 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स तक एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का कॉन्टोर मतलब एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है हमें मिल गए। अब यहां पे क्या आएगा, अब इंटैक्ट का मतलब होता है अनडैमेज्ड। ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज को नुकसान ना पहुंचा हो, अनडैमेज्ड रही हो, इंटैक्ट हो। तो हम ऐसा नहीं कह सकते पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो कॉन्टोर था वो अनडैमेज्ड था, नहीं, गलत हो गया। अपरूट का मतलब होता है रिमूव कर देना, जैसे आपने जमीन से पौधा उखाड़ दिया तो आपने फोर्सिबली उसे रिमूव कर दिया, समझे, तो अपरूट कर देना। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो तो स्टेब्लिश हुआ, एक फ्रेमवर्क हमारे पास आ गया इन सारी चीजों को समझने के बाद, तो ये भी गलत हो गया। इन प्लेस बोल सकते हैं, इन प्लेस का मतलब ही स्टेब्लिश्ड होता है, बिल्कुल। ब्रॉड कॉन्टोर्स जो था पॉलिटिकल हिस्ट्री का वर इन प्लेस हमारे पास आ गया प्रॉपर, कब, 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स तक। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, तो शिफ्ट थोड़ी हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, ये बोलना था, इसलिए ये गलत। लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूं, ये बहुत आसान है, अगर आप इसे गलत कर रहे हैं दोस्तों तो इंप्रूवमेंट की आपको ज्यादा जरूरत है, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बताओ भैया बताओ, अगर आपने इसे बता दिया तो जेन्युइनली देखो बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं बता पा रहे हो तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट और डालो, इंग्लिश के अंदर थोड़ी मेहनत और करो, वोकैब को अच्छा करो, रीडिंग को अच्छा करो, ठीक है जी। बता दूंगा कैसे करना है वो भी। सब्सिक्वेंटली जो स्कॉलर्स थे उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया अपना फोकस, किसके ऊपर, टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। वो इन्वेस्टिगेट करने लगे क्या, कि क्या कोई कनेक्शन है पॉलिटिकल चेंजेस में और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। कहने का मतलब पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी वो पॉलिटिकल डिसीजन लिया करते थे, तो क्या उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता था, सोशल डेवलपमेंट पे भी देखने को मिलता था। और सोन ये चीज रियलाइज हुई कि देवर लिंक्स, हाँ चीजें लिंक्ड थी, इम्पैक्ट आता था दूसरी चीजों पे भी, बट वो हमेशा सिंपल और ये नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे, मतलब वो लिंक जो थे, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, यही बोल रहा है कि वो हमेशा सिंपल और ये नहीं होते थे। भाई यहां बोला है सिंपल और आगे लिखा है और, तो यहां पे भी आपको सेम वर्ड चाहिए होगा, क्योंकि और सेम सेम को रिलेट करता है। सिंपल और डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वो जो लिंक हमेशा सिंपल और डायरेक्ट नहीं होते। जैसा हमको लगता है कि हाँ भाई पॉलिटिकल डिसीजन कोई लिया तो इंपैक्ट आएगा आएगा, जरूरी नहीं है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कोई चीज घुमा घुमा के आपके सामने आई हो, कॉम्प्लिकेटेड हो कोई चीज, तो सिंपल के साथ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कैसे यूज कर सकते हो। इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है कोई चीज इनडायरेक्ट हो, जबकि सिंपल तो वो होती है जो डायरेक्ट हो, क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। पेरिफेरल का मतलब होता है बाउंड्री, सिंपल के साथ बाउंड्री जैसे शब्द हमको चाहिए ही नहीं। जैसे पेरीफेरी आपने सुना होगा, पेरीफेरी होता है ना वो, पेरिफेरल बाउंड्री से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल सही, आउटलाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक ही वर्ड है, डायरेक्ट और कोई हमारे पास है नहीं। इसी के साथ हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट भी खत्म होता है। होमवर्क दे के जा रहा हूं अभी, रुको। ये तब से इतने बच्चे रेगुलर हैं, देखो मैंने आज ये चीज नोट करी, मतलब जेन्युइनली आपको मजा आया, आपको इंटरेस्ट आया, नई चीजें सीखने को मिली, एक राइट अप्रोच जानने को मिली, नए टॉपिक्स देखने को मिले, वोकैबलरी अच्छी देखने को मिली, इंप्लीमेंटेशन अच्छी देखने को मिली, तो अच्छी बात है, चलो सीख रहे हैं। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब जब क्यूरियस और सिंसियर स्टूडेंट पढ़ते हैं यूट्यूब के ऊपर खास तौर पे, वैसे यूट्यूब पे जनरली मिलते नहीं और ऐसा कंटेंट भी नहीं मिलता जनरली, बहुत हल्का कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल आपको देखने को मिलता है।
आप एक बार खुद खंगाल के देखो, मल्टीपल जगह पे जाके देखो, ठीक है। हैवी कंटेंट बहुत रेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करवा रहा, करवा रहे हैं लोग, पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बट बहुत रेयर है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो बच्चे यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है मुझे भी यार, क्योंकि मैं जेन्युइनली सिखाना चाहता हूं यार आपको, ऐसा पेड में भी नहीं मिल रहा है। चलो अच्छी बात है ये तो, फिर तो अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी क्लासेस लेने वाला हूं, अभी तो देखो क्लोज टेस्ट, अभी तो सोचो आपने सिर्फ क्लोज टेस्ट लगाया, कल लेवल 3 है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करूंगा, इसी से बस 19-20 रखूंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई कर दूंगा, ये 19 है तो 21 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि लेवल मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग है। आपने कहीं पे वैसे ईमानदारी से बताना, लेवल के हिसाब से कब कहां तैयारी करी है, मुझे बताओ, चलो कहां पे देखा है आपने ऐसा कंटेंट जो आपको एक ही टॉपिक लेवल के हिसाब से मिल रहा हो, जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं मिलेगा आपको वो चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट बनाने में ही मेहनत लगती है, ये आउटलाइन करना कि ये लेवल 1 में जाना चाहिए, लेवल 2 में, लेवल 3 में, बारीकियां देखनी पड़ती है, टॉपिक्स देखने पड़ते हैं, एफर्ट लगता है इसके अंदर, ठीक है। और मैं इसको जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी रिसर्च थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठाया और सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, भाई मैं भी मेहनत करता हूं पीछे, वो आपको बस ये 1 घंटे का सेशन दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है, पीछे भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है भाई। हाँ तो एफर्ट लगता है। अरे हो जाएगा, अभी तो हम पैराजम्बल्स करेंगे, आरसी करेंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे, आप बस रेडी रहो, बस सीखने के लिए रेडी रहो, ठीक है। चलो मैं क्लोज टेस्ट आपको होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूं। टफ लगा क्या? ज्यादा टफ तो नहीं था यार, नहीं नहीं ज्यादा टफ नहीं था यार, ऐसे मत बोलो। हाँ वो कैब अगर अच्छी होती, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है अगर वो कैब अच्छी होती तो चांसेस थे बन जाते, काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते। अच्छा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, जितने भी मैंने क्लोज टेस्ट करवाए एटलीस्ट उनके 3 तो करेक्ट हो रहे थे, 3, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? हाँ एवरेज कह सकते हैं बिल्कुल। अगर आप 3 भी सही कर रहे थे ना क्वेश्चंस, तो मतलब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर लेवल आपको अच्छा लग रहा है एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से, 3 क्वेश्चन भी करना अपने आप में फिर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कुछ कुछ वोकैब डिफिकल्ट थी, मैं ये नहीं कहता कि सारा डिफिकल्ट था, बट कुछ कुछ जगह पर डिफिकल्ट था। चलो तो मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास के बाद, ठीक है। चलो एक बार मैं साइड हो रहा हूं, 1 बाय 1 करके देख लेना, ठीक है। पहली स्लाइड, दूसरी, ये क्या हो गया, 4 नहीं डाला क्या, चलो जी, ठीक है। चलो फिर वाइंड अप करें, जिसने जाना है वो जा सकता है, जिसने रुकना है 5-7 मिनट रुक सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। कुछ सवाल जवाब आपने पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। फीस बहुत महंगी है आपकी, 1,000 रुपए में बैच आ जाता है, तो पढ़ ले भाई फिर जहां से 1,000 रुपए का आ जाता है। हर इंसान अपने एफर्ट, ठीक है, अपनी मेहनत और अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग चीजें चार्ज करता है। दूसरा, जिस एप्लीकेशन पे मैं बनाता हूं भाई, वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, वो मेरी खुद की एप्लीकेशन है, इन हाउस। इन हाउस का मतलब हमारे खुद के डेवलपर्स हैं, वो खुद की टेक टीम है, ठीक है। तो उनकी एक सैलरी होती है। दूसरा, एक सर्वर चार्ज नाम की चीज होती है, समझते हैं कि नहीं? सर्वर चार्ज क्या होता है पता है? अभी एप्लीकेशन तो आपने कभी बनाई नहीं है, कभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन की नहीं है, तो पता नहीं होगा। तो सामने बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। जो इंसान जिस पोजीशन में होता है, एक बार उसके जूतों में पैर डाल के देखो, जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। सर्वर चार्ज नाम की, Amazon AWS सर्वर चार्जेस होते हैं। जो कंटेंट पड़ा है वो एक सर्वर पे पड़ा रहता है। कोई कोर्स ले, कोई कोर्स ना ले, हर महीने उसकी एक फीस जाती है। और अगर मैं फीस का अमाउंट बता दूंगा ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। चाहे कोर्स बिके चाहे ना बिके, वो जाती ही जाती है। फिर गूगल को फीस जाती है, गूगल ऑथेंटिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूं उसकी फीस जाती है। फिर पेमेंट गेटवे होता है, वो अपनी कमीशन अलग चार्ज करता है, ठीक है जी। उसके बाद जो भी अमाउंट आता है, उसके बाद एम्प्लॉइज में बढ़ता है, ठीक है जी। एम्प्लॉइज के बाद जो बच जाता है, फिर एक तो पूरा अमाउंट पे जीएसटी जाता है, वो तो मैं बताना ही भूल गया। फिर जो अमाउंट बचता है उस पर इनकम टैक्स भी जाता है, फिर घुमा फिरा के हमारी जेब में आता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोर्स बिके चाहे ना बिके भाई, एप्लीकेशन की एक फीस होती है,
वो पे करनी ही करनी होती है। तो एक सर्टेन अमाउंट जो होता है कॉस्ट देख के डिसाइड होता है, यूं नहीं कि मन में आया इतने का कर दिया, मन में आया उतने का कर दिया, ये बोल रहे इतने कर दो, वो बोल रहे इतने का कर दो, ठीक है। और जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से कंटेंट पे काम करते हैं, जिस हिसाब से उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड है। अब आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपको लगता है कि वो चीजें आपको सुटेबल लग रही है तो आप उस चीज से पढ़ें, नहीं अच्छी लगती है तो आप कहीं और से पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, यहां से भी तो पढ़ा ही रहा हूं भाई, मैं गलत बात बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए वहां से बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, एक बार सामने आके किसी के जूतों में पैर डाल के देखेंगे तो पता लगेगा। ठीक है भाई। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा, मैं बस एक पॉइंट बता रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली बात करता नहीं ना, क्योंकि जनरली बोल देते हैं सर 500 में भी तो मिलता है, सर 1000 रुपए में तो चीजें मिलती है। अरे भिंडी मार्केट है क्या? सब्जी बिक रही है क्या? बार्गेनिंग हो रही है क्या? यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई की बात आती है, आप बचपन से लेकर, आप ये मान के चलो नर्सरी क्लास से लेकर आप 12th क्लास तक पढ़े, आपने कितनी फीस दी? आप ईमानदारी से बताना, आपने स्कूल के अंदर हर महीने कितनी फीस दी? फिर आपने ग्रेजुएशन करी, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, न जाने कितनी फीस दी? आपने ट्यूशंस पढ़ी होगी साथ साथ, न जाने कितनी फीस दी, और कितनी लर्निंग हुई है? आप मुझे बताना जरा, कितनी लर्निंग हुई है? हमने कितना ही सीख लिया स्कूल स्कूल में, और क्या ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखा दिया कि डिग्री के सिवा? असली लर्निंग तो जब आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए, जो कि स्कूल ने हमें सिखाई नहीं, यहीं आके डेवलप। आज मैं बात करता हूँ ना बच्चों से, मुझे पता है ना कि स्टूडेंट्स किस लेवल पे हैं। यहाँ पे आके जो बच्चे सीखते हैं वो जेन्युइनली कहते हैं कि हमने बचपन में कभी ऐसी चीजें सीखी होती तो आज लेवल कहाँ पे होता। तो इतनी सालों की एजुकेशन में जो आपने इतना पैसा स्पेंड किया, लाखों न जाने पे किया होगा, उसके कंपैरिजन में 2000 अगर आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना ज्यादा लगता है तो भाई आपकी थिंकिंग को सलाम है दोस्त। ठीक है दोस्त, गलत कह रहा हूं? एडिटोरियल रीडिंग का तरीका बता दीजिए इफेक्टिवली हो सके, जिससे देखो एडिटोरियल के लिए मैंने आपको 50 बार बोला है, बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों को घोट दीजिए अगर एडिटोरियल को समझना है तो, 6 से लेकर 10 तक की पॉलिटी, हिस्ट्री, 9th-10th की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ बेसिक चैप्टर्स पढ़ के रखिए बस, अगर एडिटोरियल को अच्छे से समझना है तो। सर हर वर्ड का मीनिंग बताया करो, समझ नहीं आता पार्सिंग के साथ। भाई हर वर्ड का मीनिंग ना सिर्फ ग्रामर की क्लास में हो सकता है, जब सेशन दूसरा चल रहा हो क्लोज टेस्ट का, तो वहाँ क्लोज टेस्ट की अप्रोच बताई जाएगी। पैराजंबल का चल रहा होगा तो पैराजंबल की। ठीक है मेरे भाई। यू इम्प्रूव माई इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात है, देखो अगर आपकी इंप्रूव हो रही है तो। सर मेरी बातें सुन लो, बात सुन लो। सीपीओ की रूल्स मैराथन ले लो प्लीज, मेंस एग्जाम आ गया, एक बार करवा दो सर। भाई मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। मैं ना देखो, आपने एक चीज नोट की है कि मैं व्यूज के चलते हर चीज नहीं करवाने आ जाता हूँ, कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ करवाए जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करवाए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं जेनुइनली वही चीज करवा रहा हूँ जो रेलिवेंट है। मेरी हमेशा से एक फिलॉसफी रही है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे मेरा कोर्स हो, जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं उनको भी ये बात पता है कि मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम और रेलिवेंट करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुंदर है भाई। आप कितना मर्जी पढ़ लो उतना आपको कम लगेगा, तो आपको रेलिवेंट पढ़ना है। क्योंकि आप हर दूसरी चीज पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर रहे हो, और जबकि सिलेक्शन या नंबर उसी से आने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट जो है, रेलेवेंट कंटेंट जो है वो डिलीवर हो, जो सटीक एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। भाई 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना तो एक आइडिया लग गया कि स्टूडेंट को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है भाई। तो पुरानी जो क्लासेस लगा रखी है, जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, वो आउटडेटेड मत समझो उसे। कभी आप सोच रहे हो कि वो आउटडेटेड है, हाँ सेंटेंसेस पुराने हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंटेंसेस नए हैं, वो सेंटेंसेस सारे के सारे वो ओल्ड हो चुके हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे। सिंपल प्रेजेंट आज भी था और सिंपल प्रेजेंट कल भी वही है, चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई। पीडीएफ चलो मैं देख दूंगा। यस सर मैंने कोर्स लिया है, आपके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है, वो भी कम से कम टाइम में। थैंक यू भाई, थैंक यू। सीयूईटी यूजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल भाई।
वो क्या आप कैसे इंप्रूव करें प्लीज़ बताइए। अभी बहुत जल्दी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ गाइडेंस वाली, अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे सेशंस लेने वाला हूँ। अगर आपने देखने वास्ते मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप जाया करो, वहाँ प्लेलिस्ट का और वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको और इंप्रूव करना है या एक बेसिक आइडिया लेना है, थोड़ा एक न्यू अंडरस्टैंडिंग चाहिए, न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए, तो अभी मैं कुछ ही दिनों में इसी वीकेंड से या नेक्स्ट वीकेंड से वीडियो बैक टू बैक आपके लिए गाइडेंस वाली भी बनाऊंगा, ताकि और आपको अच्छे से मतलब समझाई जा सकें चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। ठीक है, आपके कमेंट्स अप्रिशिएटेड है ऑलवेज। थैंक यू सो मच। सबके नहीं पढ़ पाऊंगा भाई कमेंट्स, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू भाई।